कंप्रेसर से जो आउटपुट था सुपरहीटेड वेपर, ये आपका कंडेंसर के अंदर चला गया और यहां से हीट आपका रिजेक्ट हो रहा है। और वेपर से जब आपका रिजेक्ट होता है हीट, ये आपका कन्वर्ट हो गया, हाई प्रेशर मेंटेन रहा, लेकिन ये आपका लिक्विड। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। एंड ये वीडियो बेसिकली आपका हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। सो हमारे इंडिया में जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीटेक बैकग्राउंड से हो, डिप्लोमा से हो या फिर आईटीआई से हो, बस सबके लिए ये वीडियो जबरदस्त कॉन्सेप्ट देगा आप लोगों को। सो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू टुडे, देन प्लीज वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड ट्रस्ट मी, बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है ना। बस देखिए ये वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या कवर होगा ना, डेफिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, नेक्स्ट आपका आ गया डेफिनेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग, देन फादर ऑफ रेफ्रिजरेशन, देन फादर ऑफ एयर कंडीशनिंग, देन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट एक साइकिल है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसको मैं एकदम डेप्थ पे मैं आपको समझाऊंगा, इसका नाम ऐसा क्यों है, इसका एप्लीकेशन कहां पे यूज होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देन मैपिंग ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विथ क्लॉसियस थ्योरम, ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक थ्योरम है, इसके साथ मैं आपको मैपिंग करके दिखाऊंगा। और एकदम आखिर में मैं आपको टीएस, पीएच एंड एचएस डायग्राम ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। सो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो फिर आप कॉपी और पेन लेके आप बैठिए और अच्छे से आप वीडियो को समझिए। कुछ अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, सर इतने सेकंड या फिर इतने मिनट में हमारा ये जो डाउट आता है प्लीज थोड़ा सा आप क्लैरिफाई करिए, ठीक। मैं अभी बस जाता हूं आपके डेफिनेशन पे। नेक्स्ट आपका आ रहा है रेफ्रिजरेशन। देखिए ये रेफ्रिजरेशन आपको बोल रहा है कि रेफ्रिजरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल और एक्सट्रैक्शन ऑफ अनवांटेड हीट फ्रॉम ए सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और स्पेस एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू अनदर ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस और स्पेस। देखिए रेफ्रिजरेशन सिंपली आपको बोल रहा है कि हम क्या करते हैं ना, जो आपका अनवांटेड जो हीट होता है, ठीक है ना, उसको सिर्फ रिमूव करके वो किसी दूसरे स्पेस पे वो भेजता है, ठीक है ना। तो फिर जरा सोचिए, हम जब दुकान जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें एक रेफ्रिजरेटर दीजिए, तो फिर बस वो बोलते हैं ना हमारे पास एक लेट्स से 220 लीटर का रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना। और ये जो 220 लीटर जो वो लोग बोलते हैं, उसमें से मान लीजिए कि 165 टू 170 लीटर आपका ये आता है नेट वॉल्यूम, ठीक है ना। नेट वॉल्यूम मतलब आपका जो वर्किंग स्पेस होता है, आपका जो वर्किंग स्पेस होता है मतलब जहां पर आप जो भी होता है आपका वेजिटेबल, ठीक है ना, मान लीजिए कि आप चिकन बनाए हुए हैं आपके घर में, आप उसको लेके रखते हो आप फ्रिज में, ठीक है ना। तो फिर वो सब रखने के लिए जो स्पेस होता है दैट इज योर नेट वॉल्यूम, दिस इज योर अप्रॉक्स 170 लीटर। अगर मैं 220 लीटर के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूं, और रिमेनिंग ये जो 50-60 लीटर जो होता है आपका लेट्स से 50 लीटर, ये जो होता है वहां पर आपका मैकेनिज्म को वो लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर से कैसे हीट को रिमूव किया जाएगा, वो सब पूरा मैकेनिज्म वहां पर इंस्टॉल हुआ रहता है, ठीक। तो फिर रेफ्रिजरेटर आपको क्या बोलता है कि देखिए हम दुकान से जो खरीदते हैं दिस इज सिंपली ए स्टोरेज स्पेस, समझ रहे हैं आप। तो फिर ये बोलता है कि इसके अंदर जो भी हीट है इसको उसने बाहर भेजता है, क्यों आउट करता है वो, ठीक है ना। कहां पर भेजता है ना, टू एटमॉस्फेयर, समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब इसके अंदर वाला स्पेस से बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसी स्पेस को उसने हीट को रिजेक्ट करता है। और फिर जब रेफ्रिजरेशन में और एक चीज बोला था आपको, रेफ्रिजरेशन का बाप कौन है, जैसे हमारा 10th सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि लेट्स से बी मोहन कुमार, सन ऑफ मेरा फादर्स नेम और मेरा माता जी का नाम, मतलब उन दोनों का नाम लिखा रहता है। उसी तरह रेफ्रिजरेटर का जो बाप होते हैं कुछ देखिए किताब में दो जगह दो अलग अलग टाइप में लिखा हुआ है। फर्स्ट आपका लिखा गया है जॉन गॉरी, सब कुछ बस आप कॉपी पेन में लिखिए, जॉन गॉरी करके। एक्चुअली ये एक डॉक्टर थे, आपके फ्लोरिडा करके एक जगह है, वहां पर वो डॉक्टर थे। वो 1842 में एक पहला वाला जो रेफ्रिजरेटर उन्होंने बनाए थे, ठीक है ना। फिर बस उनको एक्चुअली वो जब डॉक्टर थे ना, बच्चे खेलते खेलते जब गिर जाते थे तो फिर वो लोग
उनका पेन रिलीव करने के लिए डॉक्टर के पास आते थे। फिर बस उन्होंने आप देखिए कि लेट्स से मैं एक रूम में बैठा हूं और मेरा जो विंडो होता है वो थोड़ा सा अगर खुला हुआ होगा तो फिर बाहर से जो एयर आएगा वो थोड़ा सा कंप्रेस होकर आएगा और वो हमें चिल्ड लगेगा, ठीक है ना। वो फिर वो उसी कॉन्सेप्ट को लेके तो फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके आइस फॉर्मेशन किए थे पहली बार। तो फिर उसी हिसाब से ये जॉन गरी को फादर ऑफ रेफ्रिजरेशन माना जाता है। फिर और कुछ किताब में भी लिखा गया है कि जैकब पॉर्किंस इनको भी आपका फादर ऑफ रेफ्रिजरेशन माना जाता है। और इनको क्यों माना जाता है मैं आपको वीडियो बस आप देखते रहिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये जैकब पॉर्किंस को क्यों फादर ऑफ रेफ्रिजरेशन बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका आ रहा है एयर कंडीशनिंग। देन एयर कंडीशनिंग आपको बोल रहा है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअसली ड्रॉइंग द एयर फ्रॉम द स्पेस टू बी कूल्ड and cools it by the principle of refrigeration and discharge it back to the same indoor space that need to be cooled। देखिए एयर कंडीशनिंग आपको बोल रहा है कि मतलब जिस जगह पे आपको कूलिंग चाहिए वहां पर आप एक एसी लेके आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है ना। फिर बस उसका क्या मैकेनिज्म होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डेफिनेशन आपको बोलता है कि वो जो एयर कंडीशनिंग यूनिट हम जो इंस्टॉल करते हैं वो बोलता है कि उसी इंडोर स्पेस से उन्होंने गर्म हवा को खींचता है, फिर एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उसी को चिल्ड एयर करके सेम स्पेस को छोड़ देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। देखिए एयर कंडीशनर बेसिकली इंडिया में हम विंडो एसी यूज करते हैं। बेसिकली दिस इज योर विंडो एसी, दिस वन इज योर विंडो एसी, और ये जो होता है दिस इज योर स्प्लिट एसी। और स्प्लिट एसी में आप देखिएगा कि इस तरफ आपका एयर अंदर जाता है, रूम का जो एयर, और इसी रास्ते बाहर आता है, ठीक है ना। देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में गर्म हवा अंदर गया और कूल होके बाहर निकला, फिर वही जो गर्म हवा का जो हॉटनेस को उन्होंने बाहर भेज दिया, फिर बस कंडेंसिंग यूनिट के अंदर आपका चला गया वो हॉटनेस। फिर बस यहां पर एक फैन है, पूरी मैकेनिज्म यहां पर एक सेटअप किया हुआ है, फिर बस उन्होंने आपका एटमॉस्फेयर को हीट को भेज देता है, ठीक है ना। ये पूरा चीज मैं आपको समझाऊंगा। और फिर बस आप विंडो इसमें देखिए, ये सामने की तरफ यहां पर आपका जो रूम का जो एयर होता है वो अंदर जाता है, फिर इस रास्ते सेम इंडोर यूनिट पे मतलब देखिए सेम स्पेस पे ये आपका बाहर छोड़ देता है चिल्ड एयर करके। समझ रहे हैं आप। और इसके अंदर क्या होता है और सब कुछ मैं वीडियो करके दिखाया हूं, आप चाहो तो मेरे चैनल पे आप आके देख सकते हो, ठीक है ना। और इसका जो मेंटेनेंस होता है सब कुछ मैं डिटेल्स में आपको समझाया हूं, ठीक है ना। अभी एक्चुअली मैं जिस काम के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं वो सब कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। देखिए हाँ, और एक चीज यहां पे देखिए, हर एक एसी में कुछ ऐसे स्टैंडर्ड लिखा रहता है, यहां पे भी देखिए, ठीक है ना। और इस स्टैंडर्ड पे कुछ आपका रेटिंग क्या होता है, देन आइजर वैल्यू क्या होता है, देन आपका कूलिंग कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है ना, इनपुट पावर क्या होता है। अगर ये सब चीजें आपको मालूम है तो सही है, अगर नहीं मालूम, अगर आप मुझे वीडियो में अगर आप मुझे कमेंट में लिखोगे कि सर हमें वो चीज थोड़ा सा अच्छे से समझा दीजिए, देन उसके रिगार्डिंग भी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। देखिए एयर कंडीशनिंग का और एक भी डेफिनेशन आता है, ठीक है ना। वो आपको बता रहा है कि इट इज ए प्रोसेस टू रेगुलेट और कंट्रोल। फर्स्ट वन इज योर एयर टेम्परेचर, सेकेंड इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, थर्ड इज योर एयर सर्कुलेशन, फोर्थ इज योर एयर क्लीनलीनेस, देन फिफ्थ वन इज योर वेंटिलेशन। देखिए एयर टेम्परेचर का क्या मतलब होता है ना, वो आपको बोल रहा है कि इट रिमूव्स हीट, मतलब जिस स्पेस में हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं वहां से जो आपका हीट होता है वो सिर्फ उस हीट को रिमूव करता है और सेम जगह पे आपका लो टेम्परेचर वो अचीव करने के लिए वो मदद करता है, ठीक है ना। देन आपका आ रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो फिर जिस स्पेस पे हम इसको इंस्टॉल करते हैं वहां पर कुछ 40 to 50% ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का काम ये एयर कंडीशनर भी करता है। देन एयर सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन मींस आप देखिएगा कि जनरली एक घर का जो हाइट होता है कुछ 10 फीट के आसपास होता है, ठीक है ना। आप देखिए मान लीजिए कि दिस इज योर हाउस, और जो देखिए इसका हाइट होता है आपका 10 फीट, और इसके अंदर जो इंसान जो लोग मतलब बैठते हैं या फिर बातें करते हैं उनका हाइट जनरली 6 फीट तक आता है, ठीक है ना। तो फिर आपको कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि
मतलब जितना हाइट का इंसान इसके अंदर रहता है उससे 1 फीट ऊपर आपको इंस्टॉल करना होगा। समझ रहे हैं आप? जितना हाइट का इंसान है उसके थोड़ा सा ऊपर आप उसको इंस्टॉल करोगे, ये आपको नीचे की तरफ ये फेंकेगा चिलिंग एयर, ठीक है ना। और ये ऊपर देखिए लोग कोई भी नहीं रहते हैं, तो फिर ऊपर अगर आप देखेंगे तो फिर वहां पर ज्यादा ठंडा आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ हम जिस एरिया में हम लोग बातें करते हैं, घूमते हैं, सिर्फ उसी एरिया पे ये प्रॉपरली एयर सर्कुलेट करता है। देन आपका आ गया एयर क्लीनलीनेस। एयर क्लीनलीनेस मतलब देखिए जब इसके अंदर आपका एयर जाता है, ठीक है ना, जब इसके अंदर आपका एयर जा रहा है तो फिर मान लीजिए कि कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो फिर उसको ऑब्जर्व करके, ठीक है ना, फ्रेश एयर सेम रूम के अंदर प्रोवाइड करने का काम यहां पर एक एयर फिल्टर होता है। लिख लेता हूं यहां पे, हियर इज ए एयर फिल्टर। एयर फिल्टर होता है, एयर फिल्टर का काम होता है कि उसको सही से फिल्टर करके, ठीक है ना, अच्छा वाला एयर को सेम स्पेस पे छोड़ना। देन और एक चीज आ रहा है वेंटिलेशन। आप देखिए कि हम जब सांसें लेते हैं तो फिर हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए उतना अच्छा है नहीं, ठीक है ना। तो फिर इसलिए वेंटिलेशन पर्पज के लिए मतलब आपका बाहर से ऑक्सीजन को सप्लाई करना और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना, ये काम भी आपका एयर कंडीशनर करता है। तो फिर बेसिकली आपका एयर कंडीशनर क्या क्या चीज रेगुलेट करता है? फर्स्ट थिंग इज योर एयर टेम्परेचर, सेकेंड इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, थर्ड इज योर एयर सर्कुलेशन, फोर्थ इज योर एयर क्लीनलीनेस, देन लास्ट दैट इज योर वेंटिलेशन। देन देखिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है ना। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो डिटेल्स में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए उससे पहले एक थर्मोडायनामिक्स एक सब्जेक्ट होता है, बेसिकली आप लगभग सब सुने होंगे। थर्मोडायनामिक्स का कुछ 4 लॉ होते हैं बेसिकली। देखिए फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ एंड थर्ड लॉ। देखिए हम जब काउंट करते हैं किसी को, हम जनरली काउंट करते हैं 1 2 3 4 करके, ऐसा कुछ काउंट करते हैं। लेकिन इसके अंदर और एक रूल आ गया जो कि जीरोथ लॉ। और देखिए कि मैं जब लॉ को मतलब सीक्वेंशियली बताया, मैंने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ एंड थर्ड लॉ बोला, तो फिर व्हाई द जीरोथ लॉ इज नेम्ड सो, ठीक है ना। ये मेरा सवाल है आपके लिए, अगर आपको उसका जवाब मालूम है तो फिर आप मुझे वो चीज कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर देखिए फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ और थर्ड लॉ आ गया। तो फिर हमारा जो मैटर ऑफ कॉन्सर्न दैट इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। देखिए ये जो वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए हमें एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए इसके रिगार्डिंग। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगेन डिस्क्राइब इन 2 डिफरेंट स्टेटमेंट। और फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है ना। और ये जो सेकेंड स्टेटमेंट जो होता है दिस इज योर क्लॉसियस स्टेटमेंट। और ये जो क्लॉसियस स्टेटमेंट जो हुआ जो आपका सेकेंड लॉ जो डिस्क्राइब करता है, दिस इज द रूल व्हिच इज इंक्लूडेड टू योर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ओके, सो ये जो क्लॉसियस स्टेटमेंट आपको क्या बोला, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मेरा किसी दोस्त को बुखार हुआ है, ठीक है ना। मैं जब थोड़ी देर जाके उसके पास बैठ गया, या फिर जब मैं थोड़ी देर जाके उसके साथ ऐसे बस मैं सो गया, एक बेडशीट लेके उसके पास में सो गया, तो फिर आप देखिएगा कि उसका टेम्परेचर जनरल थोड़ा सा हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। और आपका टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहेगा उसके कंपेयर में, अगर आप नॉर्मल इंसान हो। तो फिर आप देखिएगा कि भगवान ने सिस्टम को ऐसे बनाए हैं, हमेशा हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो करता है। समझ रहे हैं आप? तो फिर ये जो क्लॉसियस स्टेटमेंट जो आपको बोला, ये बोला कि हमेशा हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये तो हर कोई करता है। मैं कुछ ऐसा भी बना सकता हूं, देखिए मान लीजिए कि ये एक डिवाइस बनाया, ये बोल रहा है कि मैं लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को भी, देखिए लो टेम्परेचर मींस द हीट एसोसिएटेड विद लो टेम्परेचर दैट इज अ लो हीट, एंड हीट एसोसिएटेड विद हाई टेम्परेचर दैट इज योर हाई हीट, ठीक है ना। QH में इसको लिख रहा हूं। और ये जो डिवाइस मुझे बोला, मैं लो टेम्परेचर से भी हाई टेम्परेचर को हीट को फ्लो करूंगा,
प्रोवाइडेड एंड वर्क इनपुट ओवर दैट पर्टिकुलर सिस्टम। समझ रहे हैं कि नहीं मेरा बात? ये आपको बोल रहा है कि लो से हाई को भी हीट फ्लो करेगा, प्रोवाइडेड मुझे एक वर्क इनपुट उसके ऊपर देना पड़ेगा। ठीक, तो फिर इसी को लेके सालों भर बहुत सारे रिसर्च हुआ। पहले देखिए कार्नोट साइकिल, आप लोग एक नाम सुने होंगे। कार्नोट साइकिल पहले हम हीट पाने के लिए करते थे, तो फिर बस रिसर्चर ने बोले कि चलो हम इसको रिवर्स करके देखते हैं, शायद हमें कोई कूलिंग इफेक्ट मिल जाए। तो फिर बस उन्होंने पहले रिवर्स, पूरा लिखता हूं, रिवर्स कार्नोट साइकिल, उन्होंने पहले इस साइकिल का आविष्कार किए। तो फिर इस साइकिल से थोड़ा सा मतलब कूलिंग इफेक्ट तो जनरेट कर गए वो लोग, लेकिन ये उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं हुआ। ठीक है ना, आज मैं डिटेल्स में डिस्कस नहीं करने वाला हूं, फिर भी अगर आपको नॉलेज है ये रिवर्स कार्नोट साइकिल का डिमेरिट्स क्या है, आप चाहो तो मुझे कमेंट में लिख सकते हो, वहां से शायद और किसी को भी बेनिफिट हो सकता है। देन उन्होंने देखे कि ये रिवर्स कार्नोट में जो कुछ डिमेरिट्स आते थे उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने और एक बेल कोलेमैन साइकिल का, देखिए बेल कोलेमैन जो है उन्होंने एक साइकिल निकाले, बेल कोलेमैन साइकिल करके। वो क्या बोले कि हमारा पहले से एक ब्रेटन साइकिल था, उन्होंने बोले कि उस ब्रेटन साइकिल को मैं रिवर्स करके देखता हूं। फिर बस उसी साइकिल को उन्होंने अपने नाम पे बेल कोलेमैन साइकिल दे दिए। ठीक है ना, तो फिर यहां पर क्या हुआ ना, बेल कोलेमैन साइकिल को आप बोल सकते हो रिवर्स ब्रेटन साइकिल, और आप लिख सकते हो कि जूल साइकिल। ठीक है ना, ये बेल कोलेमैन साइकिल जो होता है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल वही होता है, और जूल साइकिल भी यही होता है। लेकिन वो लोग देखे कि ये साइकिल भी उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, फिर बस हमारा सलमान खान भाई साहब का एंट्री हुआ, उसको हम बोले कि इसका मैं पूरा लिख रहा हूं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए बहुत सारे रिसर्च होने के बाद हम वेपर कंप्रेशन जब निकाले ये वाला साइकिल, फिर हम देखे कि बहुत जबरदस्त ये काम करता है। ठीक है ना, सलमान भाई जैसे जब से आए हैं तब से लेकर आज तक वो बेहतरीन काम कर रहे हैं बॉलीवुड में। इन सेम कॉन्सेप्ट आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जब से आया है तब से लेकर आज तक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है, और बेहतरीन एफिशिएंटली बस ये काम कर रहा है। अब आज के जमाने में दुनिया में किसी भी कोने में जाइए, कोई भी रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर अगर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर बेसिकली द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दोज पर्टिकुलर डिवाइस इज बेस्ड अपॉन योर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्लियर? अच्छा, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? देन देखिए, अच्छा मैं आप लोगों को एयर कंडीशनर का बाप कौन है मैं बोलना भूल गया आपको। देखिए जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हुआ, उसी तरह आपका एयर कंडीशनर का भी एक बाप है। आप उसको लिख सकते हो विलिस हाविलैंड कैरियर, और इन शॉर्ट आप लिख सकते हो दिस इज अ WH कैरियर। इन्होंने पहली बार ये एयर कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट पैटेंट किए थे। ठीक है, तो फिर इसी हिसाब से उनका मतलब उनको फादर ऑफ एयर कंडीशनिंग माना जाता है, और इनके नाम पे कैरियर एंड कैरियर, पहला जो एयर कंडीशनिंग कंपनी वो इनके नाम पे बना था। फिर आजकल बहुत सारे एयर कंडीशनर कंपनी आ गए, डाइकिन हो गए, वोल्टास हो गया, हिटाची, बहुत सारे, ओ जनरल, मित्सुबिशी। ठीक है ना, तो फिर हम कहां पर पहले रुके थे, आपका वर्किंग प्रिंसिपल, मैं वहीं पे चलता हूं। देखिए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना, और एक चीज पहले जो बोला था आपको, जैकब पर्किन को क्यों फादर ऑफ रेफ्रिजरेशन कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो हो गया, मैं इसको VCRS करके लिखूंगा ना ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये जो VCRS को आपका जैकब पर्किंस सर, जैकब पर्किंस, उन्होंने अपने नाम से उन्होंने पैटेंट करवा लिए ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को। तो फिर इसी को लेके बहुत सारे रेफ्रिजरेटर बना गया। तो फिर इसी के कारण जैकब पर्किंस को भी कुछ कुछ किताब में फादर ऑफ रेफ्रिजरेशन मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, और फिर बस हमारा रिसर्चर ने ये वेपर कंप्रेशन साइकिल निकालने के बाद वहीं पर नहीं रुके,
उन्होंने फिर से रिसर्च करके और एक साइकिल निकाले, जैसे आपका आ गया वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगर आपको ये सब साइकिल चाहिए आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। और ये जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम उन्होंने रिसर्च करने के बाद जब निकाले, और देखेगी ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम के हिसाब से उतना ज्यादा इफिशिएंट काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग बनाए हैं मतलब फेंक तो नहीं देंगे ना, ठीक है ना। तो फिर वो क्या किए ना, इसमें एक्चुअली कुछ 12 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर डेवलप होता है। फिर उन्होंने क्या किया ना, इसको हम इंस्टॉल कर दिए कार में लेके। कुछ लोग होते हैं कि हमें चिल्ड बियर चाहिए, मान लीजिए बस मैं घूम के आया, फिर बस मुझे चिल्ड बियर चाहिए। देखिए बियर अगर वहां पर एकदम आइस स्टेज में रहेगा तो फिर हम लोग पी नहीं सकते, ठीक है ना। तो फिर उसको चिल्ड रखने के लिए हम ये वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल किए। देखिए इसमें आइस फॉर्मेशन नहीं होगा, समझ रहे हैं आप। और यहां पर कुछ 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर जो डेवलप करता है, तो फिर उसी से मैं उसी रिगार्डिंग जो सब मतलब बियर हो गया या फिर और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, मैं वो सब चीजें इसके अंदर स्टोर कर सकता हूं। और आजकल जो लेटेस्ट जो चल रहा है आपका रिसर्च, आखिरी 10-12 साल से आपका थर्मो एक्वास्टिक रेफ्रिजरेशन, अभी का जो लेटेस्ट जो चल रहा है आपका रिसर्च, ये थर्मो एक्वास्टिक रेफ्रिजरेशन के ऊपर आपका रिसर्च चलता है। मतलब ये बोलते हैं कि हम मतलब जो कूलिंग इफेक्ट हम जनरेट करेंगे बाय यूजिंग ए म्यूजिक स्पीकर, ठीक है ना, जो कि अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, शायद ये आगे चल के ये पॉसिबल भी हो जाएगा। तो फिर देखिए मैं जैसे बोला आपको, ये जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आज के डेट में सबसे एफिशिएंट साइकिल है, और इसी को लेके सारे के सारे डिवाइस आपका बनाया जाता है, ठीक है ना। तो फिर हम आज इसी वेपर साइकिल को हम आज स्टडी करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे डिटेल्स लिख देता हूँ। देखिए मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसको कुछ कुछ किताब में इवान पॉर्किंसन साइकिल भी लिखा गया है, इवान पॉर्किंसन साइकिल। और ये जो जैकब पॉर्किंस, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है ना, तो फिर उन्हीं के नाम पे इसको इवान पॉर्किंसन साइकिल भी बोला जाता है, ठीक। तो फिर ये जो वेपर कंप्रेशन साइकिल आपको बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ मैं इसको डायरेक्टली मैपिंग करूंगा। आप इसको देखिए, मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यहां पर बना दिया। मान लीजिए दिस इज योर रेफ्रिजरेटर, जो डिवाइस मैंने बनाया, यहां पर लो टेम्परेचर, यहां पर हाई टेम्परेचर, फिर यहां पर एक वार्क इनपुट था जैसे मैंने बोला आपको। तो फिर देखिए देखिए लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को हीट फ्लो होता है, ठीक। और हाई टेम्परेचर में आपका एटमॉस्फेयर है, और लो टेम्परेचर में आपका बॉडी है, ठीक। और ये जो लो टेम्परेचर वाला बॉडी से हम हाई टेम्परेचर वाला एटमॉस्फेयर को हीट को भेजेंगे। तो फिर इसी को लेके वो जो सिस्टम जो बनाया गया वेपर कंप्रेशन साइकिल, वो बोले कि हम बेसिकली 4 कंपोनेंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक। फर्स्ट कंपोनेंट पहला चीज आ गया आपका कंप्रेसर, सेकंड आपका आ गया कंडेंसर, देन थर्ड आपका आ गया एक्सपांशन डिवाइस, थोड़ा अच्छे से लिखिएगा ये सब चीजें। देन फोर्थ आपका आ गया एवापोरेटर, ये आपका आ गया कंप्रेसर, दिस इज योर कंप्रेसर, दिस इज कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस एंड एवापोरेटर। देखिए कंप्रेसर का जो आउटपुट होता है वो कंडेंसर के साथ जुड़ गया, एवापोरेटर का जो आउटपुट वो मैं कंप्रेसर के साथ जोड़ दिया, सिमिलरली कंडेंसर का जो आउटपुट हमने एक्सपांशन डिवाइस पे जोड़ दिया, फिर एक्सपांशन डिवाइस का जो आउटपुट मैंने एवापोरेटर पे जोड़ दिया। एक्चुअली आपको सीक्वेंशियली बताना था मुझे, एवापोरेटर से कंप्रेसर, कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से आपका एक्सपांशन डिवाइस। देखिए कुछ मैं जो आरो मार्क जो बता रहा हूं इसी हिसाब से ये काम किया। फिर ये जो देखिए ये बस चारों कंपोनेंट्स हो गए, कंप्रेसर फर्स्ट कंपोनेंट, कंडेंसर सेकंड कंपोनेंट, ठीक है ना। फिर बस ये चारों को जो जोड़ता है, हम क्या किए ना, यहां पर कॉपर ट्यूब का इस्तेमाल करके हम सबको जोड़ रहे हैं। कॉपर ट्यूब को लेके एवापोरेटर का जो आउटपुट होता है, उसी आउटपुट को मैं कॉपर ट्यूब से जोड़ दिया,
कंप्रेसर के इनपुट को, ठीक है ना। तो फिर इसी हिसाब से कॉपर ट्यूब को मैंने सिर्फ जोड़ दिया, लेकिन सिर्फ जुड़ने से तो काम नहीं होगा। और देखिए ये जो एवापोरेटर जो होता है आपका, ये आपका अटैच हो गया बॉडी पे, तो फिर ये जो हो गया आपका स्टोरेज स्पेस। फिर ये जो कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर का काम होता है कि ये आपका एटमॉस्फेयर को हीट भेजेगा, टू एटमॉस्फेयर ये हीट भेजेगा। अभी ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो था आपका क्लॉसियस थ्योरम, उसको इसके साथ बस आप थोड़ा सा आप कंपेयर करिए। देखिए दिस इज योर रेफ्रिजरेटर जो कि आपका लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को हीट फ्लो करता है, लेकिन यहां पर एक वर्क इनपुट आ रहा है। और ये देखिए वेपर कंप्रेशन जो साइकिल था, यहां पर भी देखिए एवापोरेटर आपका लो टेम्परेचर मतलब बॉडी या फिर स्टोरेज स्पेस से ये हीट को ऑब्जर्व करता है। सो दिस इज योर क्यू ऑब्जर्व। देन कंडेंसर जो हो गया आपका, ये एटमॉस्फेयर को हीट भेजता है, इट मींस दिस इज योर क्यू रिजेक्ट, ठीक है ना। ये आपको एटमॉस्फेयर को हीट भेजता है। फिर बस देखिए ये एकदम पूरा टाली हो गया। फिर बस देखिए आप, ये जो कॉपर ट्यूब हम जो जोड़े थे एवापोरेटर से लेके कंप्रेसर, कंप्रेसर से लेके कंडेंसर, सिर्फ बस कॉपर ट्यूब जोड़ने से आपका काम नहीं होगा। यहां पर हम क्या किए ना, इसके अंदर, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसके अंदर हम एक रेफ्रिजरेंट को हम लोगों ने फ्लो करेंगे, ठीक है ना। वो रेफ्रिजरेंट इन टर्म्स ऑफ R22 हो सकता है, R12 हो सकता है, R32 हो सकता है, R404 हो सकता है, R134 हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर देखिए ये बहुत सारे रेफ्रिजरेंट आज के डेट में मार्केट में हैं, लेकिन R22 जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपको वो सब चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट में लिखोगे, डेफिनेटली मैं आपके लिए वो सब वीडियो में लेके आऊंगा। सिंपली बस आप जानिए कि ये जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको हमने ये कॉपर ट्यूब के अंदर हमने फ्लो किए, ठीक। तो फिर जब हम फ्लो करते हैं तो फिर रेफ्रिजरेंट का स्टेजेस बीच बीच में चेंज होता गया। जैसे ये कंप्रेसर के अंदर जब जा रहा है, कंप्रेसर पे देखिए यहां पे इनपुट टू कंप्रेसर हो गया, लेट्स से दिस इज योर वन कंडीशन, ठीक है। और ये जो वन कंडीशन पे आपका आ रहा है लो प्रेशर वेपर। देखिए कंप्रेसर को हम इनपुट देंगे, वेपर देंगे, दैट मीन लो प्रेशर वाला कंडीशन में। और कंप्रेसर से जो बाहर जो निकलेगा, देखिए थोड़ा कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है मतलब आपका वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। यहां पे और मैं दो लॉ आपको बता रहा हूं। देखिए आपका एक लॉ है बॉयल्स लॉ, वो आपको बोल रहा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इट मींस if volume will increase then pressure will decrease, if volume will decrease then pressure will increase. It means pressure is inversely proportional to volume. Clear? और एक बस लॉ आपका आ गया, दिस इज योर गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ वो बोले कि प्रेशर is directly proportional to temperature. It means if pressure will increase then temperature will increase, if pressure will decrease then temperature will also decrease, if pressure will decrease then temperature will decrease. तो फिर देखिए कंप्रेसर में क्या होता था, थोड़ा अब दिमाग में बस एक इमेज बस आप ड्रॉ करिए। जब मैं कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेस मींस आपका वॉल्यूम को मैं रिड्यूस कर रहा हूं, ठीक। व्हेन योर वॉल्यूम विल रिड्यूस मींस योर प्रेशर विल इंक्रीज। आपका बॉयल्स लॉ यहां पे बोल रहा है if volume will increase then pressure will decrease, if volume will decrease then pressure will increase. So compress means ये आपका वॉल्यूम को कम कर देता है, ठीक है ना, इसी के चलते आपका प्रेशर will increase. देन देखिए कंप्रेसर के आउटपुट में ये जो वेपर था ये आपका सुपर हीटेड वेपर हो गया, सुपर हीटेड वेपर हो गया, या फिर आप सिंपली आप वेपर बोल सकते हो, लेकिन ये आपका हाई प्रेशर कंडीशन में आ गया। समझ रहे हैं आप, कंप्रेसर के अंदर आपका लो प्रेशर वेपर जा रहा है, लेकिन यहां से जो आउटपुट जो जाता है दैट इज योर हाई प्रेशर सुपर हीटेड वेपर। मान लीजिए दिस कंडीशन इज योर 2, देन दिस हाई प्रेशर सुपर हीटेड वेपर देन केम अक्रॉस योर कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है ना, आपका हीट रिलीज हो जाता है। यहां पर और एक थोड़ा सा बस देखिए, मान लीजिए कि कुछ आइस है, आइस पे मैं जब कुछ हीट को ऐड करता हूं, जब मैं हीट को कुछ ऐड करता हूं देन इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेज, इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सिमिलरली लिक्विड पे जब हम कुछ
हीट को ऐड करते हैं देन इट कन्वर्टेड इनटू वेपर। क्लियर? सिमिलरली वेपर से जब हम कुछ हीट को रिलीज करते हैं देन इट बिकम्स योर लिक्विड। देन लिक्विड से जब हम कुछ क्यू को हम रिलीज कर दिए देन इट बिकम्स योर आइस। समझ गया आप? आइस को जब मैं गर्म करता हूं वो लिक्विड हो गया, लिक्विड को जब मैं गर्म करता हूं दैट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। सिमिलरली वेपर को जब मैं कूल करता हूं या फिर वहां से जब मैं हीट को रिलीज कर देता हूं देन दैट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सिमिलरली लिक्विड से अगर हीट को मैं रिलीज कर दिया देन दैट कन्वर्टेड इनटू आइस। ठीक है? तो फिर यहां पर देखिए कंप्रेसर से जो आउटपुट था सुपरहीटेड वेपर ये आपका कंडेंसर के अंदर चला गया और यहां से हीट आपका रिजेक्ट हो रहा है और वेपर से जब आपका रिजेक्ट होता है हीट ये आपका कन्वर्ट हो गया, हाई प्रेशर मेंटेन रहा लेकिन ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो फिर कंडेंसर से जो आपका आउटपुट आता है दैट इज योर हाई प्रेशर लिक्विड। मतलब रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर से बाहर जाता है तो फिर वो आपका लिक्विड स्टेज में वो बाहर जाता है। देन दैट हाई प्रेशर लिक्विड केम अक्रॉस योर एक्सपांशन डिवाइस। देन देखिए ये जो एक्सपांशन डिवाइस यहां से जब वो बाहर जाते हैं, एक्सपांड डिवाइस मतलब थोड़ा सा मेरा वीडियो को देखिए आप, एक्सपांड करता है मतलब योर वॉल्यूम विल इंक्रीज, एक्सपांड कर रहा है। ठीक है ना? योर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग मींस योर प्रेशर विल डेफिनेटली डिक्रीज। वॉल्यूम अगर मेरा ज्यादा हो रहा है देन प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है ना? तो फिर एक्सपांशन डिवाइस के बाद देखिए ये जो प्योर जो लिक्विड था ये थोड़ा सा लिक्विड और वेपर रेफ्रिजरेंट हो गया लेकिन ये लो प्रेशर लिक्विड एंड वेपर फेज में ये आपका कन्वर्ट हो गया। देन दैट लो प्रेशर लिक्विड एंड वेपर मिक्स विथ योर एवापोरेटर। एवापोरेटर में क्या होता है आपका स्टोरेज स्पेस से हीट रिपीटेडली यहां पर ऐड होता है, हाँ कि नहीं? तो फिर यहां पे जब हीट ऐड होता है यहां पर जो लिक्विड जो रिमेनिंग जो होता था दैट प्योरली कन्वर्टेड इनटू प्योर वेपर। यहां से जब बाहर जब जाता है ये आपका प्योर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो फिर इसी के चलते इसी साइकिल को हम बोले वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कुछ कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सवाल कि व्हाई दिस साइकिल इज नेम्ड सो। यहां पर देखिए कंप्रेसर में देखिए वेपर यहां पर कंप्रेस होता है कि नहीं? यहां पर जो वेपर यहां पर कंप्रेस हो रहा है दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द साइकिल इज नोन एज योर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके? अगेन देखिए ये जो साइकिल को लेके पहले हम विंडो एसी बनाए। अब देखिए यहां पर एक विंडो एसी है, वो चारों कंपोनेंट को हम एक ही कंपार्टमेंट में डाल दिए और उसको बोले दिस इज योर विंडो एसी। ठीक? तो फिर इसको हम क्या किए ना हर एक रूम में जहां पर एक विंडो होता है हम वहां पर लेके इंस्टॉल कर दिए। ठीक है ना? तो फिर वहां से बाहर से वो डायरेक्टली फ्रेश ऑक्सीजन को रूम के अंदर छोड़ता था और रूम का जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर को भेज दिया। लेकिन यहां पे एक डिमेरिट आ गया। हम देखिए कुछ 40-50 हजार देके एक एसी खरीद लिए लेकिन वहां पर क्या हुआ ना वहां पर हम देखें कि एक बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है। ठीक है ना? बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है सिस्टम से। फिर हमें पता चला कि इस मतलब लोगों ने ढूंढे कि इसके अंदर आवाज कौन कर रहा है। फिर हमें पता चला कि आपका कंप्रेसर और कंडेंसर इसके अंदर आवाज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो फिर हम एक कंक्लूजन निकाले। देखिए ये जो साइकिल जो था मैं कॉलर से चेंज करता हूं फिर आपको बताता हूं। देखिए हम क्या किए ना जो आवाज जो करता था आपका कंप्रेसर और कंडेंसर इन दोनों को हम एक यूनिट करके हम बोले कि आज के बाद बेटा तुम बन गए आउटडोर यूनिट। मतलब उसको एक ही कंपार्टमेंट में डाल के हम घर के बाहर भेज दिए और उसका नाम दे दिया आउटडोर यूनिट या फिर आप इसको बोल सकते हो कंडेंसिंग यूनिट। ठीक है? और आप इसको बोल सकते हो एयर कूल्ड यूनिट और एसीयू। आप इसको सीयू बोल सकते हो और एसीयू भी बोल सकते हो। लेकिन यहां पर और एक जो था आपका एवापोरेटर ये थोड़ा सा शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। तो फिर इसको हम क्या किए ना रूम के अंदर लेके हम लोग इंस्टॉल किए। तो फिर इसका जो नाम हम दे दिए सो दिस इज योर इंडोर यूनिट और आप इसको बोल सकते हो दिस इज योर एवापोरेटिव यूनिट।
और आप इसको बोल सकते हो दिस इज योर फैन कॉइल यूनिट, फैन कॉइल यूनिट। देखिए इंडोर यूनिट को आप बोल सकते हो इंडोर यूनिट और एवापोरेटिव यूनिट और फैन कॉइल यूनिट, लेकिन आउटडोर यूनिट को आप बोलोगे कि दिस इज योर आउटडोर यूनिट और कंडेंसिंग यूनिट और एयर कूल्ड यूनिट, ठीक है ना। तो फिर हम जब इसको स्प्लिट कर दिए मतलब एक को हम बोले कि बेटा तो आउटडोर यूनिट बन जा और एक को बोले कि बेटा तो इंडोर यूनिट बन जा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर फिर एक्सपांशन डिवाइस एक छोटा सा बच्चा जो बच गया। देखिए गांव में जब क्रिकेट खेलते थे, जरा सोचिए लेट से 13 बच्चे हम आ गए, ठीक है ना। हम एक तरफ 6 बच्चे डाल दिए और एक तरफ 6 बच्चे डाल दिए, लेकिन ये जो आखिरी जो बच्चा जो रह गया 7th वन, हम इसको बोले कि बेटा तो इस तरफ भी बैटिंग बॉलिंग करेगा और तो इस तरफ भी तू बैटिंग बॉलिंग करेगा। हम इसको ऐसा कुछ हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसी तरह आपका एक्सपांशन डिवाइस जो हुआ, कुछ एसी में ये आपका आउटडोर यूनिट में हो गया, कुछ एसी में इसको हम इंडोर यूनिट में लेके डाल दिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक्सपांशन डिवाइस को आप इंडोर में या फिर आउटडोर में डालोगे, लेकिन योर आउटडोर यूनिट मस्ट consist of your compressor and condenser, that's why its name is your condensing unit। और ये जो इंडोर यूनिट में हमेशा आपका एवापोरेटर, एक ब्लोअर, ये सब चीजें आपका इंस्टॉल रहेगा और प्रेजेंट रहेगा, इसी के चलते हम इसको एवापोरेटिव यूनिट भी बोलते हैं। समझ गए आप? तो फिर देखिए ये जो स्प्लिट यूनिट वाला कॉन्सेप्ट को लेके हम एक ऐसा वाला एसी बनाए, तो फिर ये आपका हो गया इंडोर यूनिट, दिस इज योर इंडोर यूनिट, और ये जो आपका आ गया दिस इज योर आउटडोर यूनिट। और आउटडोर यूनिट को आप बोल सकते हो कंडेंसिंग यूनिट बिकॉज इट कॉन्सिस्ट ऑफ योर कंप्रेसर एंड कंडेंसर। और ये जो इंडोर यूनिट को आप बोल सकते हो दिस इज योर एवापोरेटिव यूनिट। ठीक, लगभग आपको थोड़ा बहुत सब समझ में आया होगा, ठीक है ना, वेपर कंप्रेशन साइकिल। देन अभी मैं एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट में आपको दे रहा हूं, टीएस एंड पीएच डायग्राम, ठीक है ना। उससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम टीएस और पीएच डायग्राम पे चलते हैं। देखिए उसी चारों कंपोनेंट को मैं फिर से दोबारा लिखता हूं, कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, एक्सपांशन डिवाइस हो गया, एवापोरेटर हो गया। ये हो गया आपका एक्सपांशन डिवाइस। उस साइकिल में मैंने आपको बताया नहीं, आप ना इसे एक बीच में एक लाइन डाल दोगे, देखिए कि कंप्रेसर से जब बाहर जाता है, सो दिस एंटायर जोन इज योर हाई प्रेशर जोन। सिमिलरली नीचे वाला हिस्सा आपका आ गया लो प्रेशर जोन। सो इससे जो देखिए ये जो वर्चुअल लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, उसके ऊपर जो जा रहा है दैट इज योर हाई प्रेशर जोन, और इसके नीचे जो जा रहा है दैट इज योर लो प्रेशर जोन। ठीक, फिर बस देखिए कंप्रेसर से जो इनपुट था दिस इज योर 1 कंडीशन, कंप्रेसर से जो आउटपुट था दिस इज योर 2 कंडीशन। सिमिलरली कंडेंसर से जो बाहर था दिस इज योर 3 कंडीशन। अगेन एक्सपांशन डिवाइस से जो बाहर था दिस इज योर 4th कंडीशन। सो दिस इज योर 1 2 3 4। देखिए कंप्रेसर, देखिए अगर कोई आप छोटा सा अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो फिर आप बोलोगे कि 1 to 2 दिस इज योर कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है ना, SION। तो फिर 2 to 3 जो होता है आपका, देखिए हायर वर्जन वाला इंटरव्यू में आप क्या जवाब दोगे, थोड़ी देर रुकिए मैं आपको भी बता रहा हूं। देखिए 2 to 3 अगर कुछ लो क्वालिटी वाला इंटरव्यू में अगर आप जाते हो, सिंपली आप बोल सकते हो कि 2 to 3 इज योर कंडेंसेशन। देखिए कंडेंसेशन का और एक बस एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए मान लीजिए कि मेरी माँ कुकिंग कर रही है, ठीक है ना, तो फिर मैं बोला कि माँ मेरे लिए आज चावल बनाइए। तो फिर देखिए कि वहां पर जो होता है आपका मतलब चावल जिसके अंदर डाला जाता है, हम उसके ऊपर और एक कवर बस लगाते हैं, ठीक है ना। तो फिर जब पानी को आपको 100 डिग्री सेल्सियस में जब गर्म किया जाता है, तो फिर वहां से वो वेपर होके बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो फिर अगर आप ऊपर एक कोई भी एक कुछ एक डाल दिए उसको कवर, तो फिर उसमें आप देखिए कि वो वाटर बन के ऐसे ऐसे लग जाता है हर जगह, ठीक है ना। मतलब वेपर जब कन्वर्ट हो जाता है पानी पे, दैट कंडीशन इज नोन एज योर कंडेंसेशन। ओके, तो फिर देखिए अगेन 3 to 4 को आप बोल सकते हो कि दिस इज योर
एक्सपांसन। अगेन 4 to 1 को आप बोल सकते हो कि 4 to 1 दिस इज योर एवापोरेशन, और आप इसको वेपोराइजेशन भी बोल सकते हो। देखिए यहां पर लिक्विड प्लस वेपर इसके अंदर जाता है और इससे बाहर के प्योर वेपर जाता है, ठीक है ना, तो फिर आप इसको वेपोराइजेशन भी बोल सकते हो। देखिए अगेन देखिए ये एवापोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों सेम नहीं है। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है मैं वो चीज भी आपको बताऊंगा, ठीक। तो फिर देखिए अगर आप थोड़ा सा हाई क्वालिटी वाला इंटरव्यू में जाते हो तो फिर आप उनको बोलोगे कि सर 1 to 2 प्रोसेस जहां पर आपका कंप्रेसर यूज होता है, आप उसको बोलोगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। देन 2 to 3, देखिए 2 to 3 में आपको क्या बोला, यहां पर दोनों मतलब आपका हाई प्रेशर कंडीशन में है कंडेंसर, लेकिन वहां पर सिर्फ वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो फिर प्रेशर जब सेम रहता है आप उसको क्या बोलते हो, आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। लेकिन कंडेंसर के अंदर क्या होता है आपका हीट रिजेक्ट होता है टू एटमॉस्फेयर, तो फिर 2 to 3 को आप लिख सकते हो कि दिस इज योर आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। देन 3 to 4 आप देखिए 3 to 4 आपका यहां पे एक्सपांशन डिवाइस जुड़ा हुआ है, तो फिर एक्सपांशन डिवाइस पे आप इसको लिख सकते हो कि दिस इज योर आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, और आप इसको लिख सकते हो कि दिस इज योर थ्रोटलिंग प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस। देखिए थ्रोटलिंग प्रोसेस इटसेल्फ ऑन एक्सपांशन प्रोसेस, ठीक है ना, तो फिर आपको थ्रोटलिंग एक्सपांशन लिखने का जरूरत है नहीं। मैं एक्चुअली आपका साथ वो जो बुर्ला कॉलेज में गया था इंटरव्यू के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम, तो फिर वहां पर मैं वो मुझे बोले कि क्या ने थ्रोटलिंग प्रोसेस भी इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। मैं उनको जवाब दिया यस, और मैंने जस्टिफाई भी किया मेरा आंसर को, लेकिन उन्होंने मेरे आंसर पे उनको मेरा आंसर क्या बोलूं मतलब सही नहीं लगा, ठीक है ना, तो फिर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिए थे। एनीवे सो आप याद रखिए कि थ्रोटलिंग प्रोसेस या फिर आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कैन बी एन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, व्हेयरएज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन को आप लिख सकते हो कि दिस इज योर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ रहे हैं आप? तो फिर देखिए 1 to 2 इज योर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, 2 to 3 इज योर आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, देन 3 to 4 इज योर आइसेंथैल्पिक प्रोसेस और थ्रोटलिंग प्रोसेस, देन 4 to 1, देखिए 4 to 1 आपका यूज होता है एवापोरेटर पे, ठीक है ना, तो फिर आप इसको बोल सकते हो सेम प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। देखिए 4 to 1 को मैं लिख सकता हूं प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट में दिस इज योर आइसोबारिक प्रोसेस, और यहां पर हीट ऐड हो रहा है, सो आइसोबारिक हीट एडिशन। समझ रहे हैं आप? अगर आप छोटे इंटरव्यू में जाते हैं तो फिर आप जवाब दे सकते हो कि 1 to 2 इज योर कंप्रेशन, देन 2 to 3 इज योर कंडेंसेशन, देन 3 to 4 इज योर एक्सपांशन, एंड 4 to 1 इज योर एवापोरेशन और वेपोराइजेशन। अगर आप बड़ा सा कोई अगर आप इंटरव्यू जाते हो तो फिर वैसा बोल सकते हो कि 1 to 2 इज योर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, then 2 to 3 is your isobaric heat rejection, then 3 to 4 throttling, then 4 to 1 that is your isobaric heat addition। ठीक, तो फिर इसी को लेके हम बनाएंगे TS-PH डायग्राम, लेकिन मैं यहाँ पे और एक बस छोटा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। देखिए आप जब देखोगे कि एवापोरेटर से जब ये निकल के जा रहा है आपका रेफ्रिजरेंट, मान लीजिए कि ये जो वेपर जा रहा है थोड़ा सा अगर लिक्विड यहाँ पर आ गया, तो फिर हम कंप्रेसर से पहले एक एक्यूमुलेटर को हम इंस्टॉल करेंगे, एक एक्यूमुलेटर को हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना, और ये एक्यूमुलेटर का काम क्या होगा ना, इट कन्वर्टेड द लिक्विड पार्ट इनटू वेपर, देन इट अलाउज द वेपर रेफ्रिजरेंट इनटू योर कंप्रेसर। समझ रहे हैं आप? अगर गलती से एवापोरेटर से वेपर आते आते कुछ लिक्विड भी आ गया, तो फिर ये एक्यूमुलेटर का काम होता है कि पहले ये उसको वेपर में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको कंप्रेसर के अंदर जाने देगा।
देन देखिए सिमिलरली कंडेंसर से जब ये बाहर जाता है तो फिर बस यहां पर एक हम रिसीवर को यूज करते हैं। रिसीवर, अरे रिसीवर का काम होता है यहां पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट स्टोर होता है, ठीक है ना। और ये जो एक्सपांशन डिवाइस के जगह हम कुछ 4-5 टाइप के, देखिए हम 4-5 टाइप के एक्सपांशन डिवाइस हम लोग यूज करते हैं। और ये जो 4-5 टाइप का जो होता है आपका एक्सपांशन डिवाइस, देखिए उनमें से एक कैपिलरी ट्यूब होता है। कैपिलरी ट्यूब होता है आपका मैकेनिकल टाइप एक्सपांशन डिवाइस। आपका जितना भी आप चार्ज किए होंगे रेफ्रिजरेंट, वो सारे के सारे चीजें आपका एवापोरेटर के थ्रू वो अलाउ करेगा जाने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि कभी कभी आप TXB भी एक, देखिए यहाँ पे और एक होता है आपका TXV, इट मीन्स योर थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन डिवाइस। जब हम एक TXV टाइप एक्सपांशन डिवाइस अगर हम यूज करेंगे तो फिर बस वहां पर क्या होगा ना, वो पहले आइडेंटिफाई करेगा कि एवापोरेटर को अभी एग्जैक्टली हाउ मच अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट इज रिक्वायर्ड, समझ रहे हैं आप। तो फिर उसी अकॉर्डिंगली और रिसीवर से खींचेगा रेफ्रिजरेंट और उसी को एवापोरेटर के अंदर वो जाने देगा। मान लीजिए कि अभी थोड़ा सा कम कूलिंग इफेक्ट उसको चाहिए, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा अभी बैठा है, तो फिर बस ज्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो कराने का कोई जरूरत है नहीं। अगर हम ज्यादा फ्लो कराएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। तो फिर हम थोड़ा सा जो रेफ्रिजरेंट जब हम फ्लो कराएंगे तो फिर रिमेनिंग कहां पर जाएगा, देन दैट विल बी स्टोर इन योर रिसीवर पार्ट, समझ रहे हैं आप। तो फिर अगर हम TXV टाइप एक्सपांशन डिवाइस अगर हम यूज करेंगे, देन रिसीवर इज योर मैंडेटरी इक्विपमेंट, ओके। सो बेसिकली हम आपको बोले दो कंपोनेंट, एक हो गया आपका एक्यूमुलेटर जिसका काम होता है अगर गलती से भी एवापोरेटर से आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ गया तो फिर ये एक्यूमुलेटर पहले उसको वेपर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद जाके वो कंप्रेसर के अंदर छोड़ेगा। देखिए अगर मैं प्योर लिक्विड अगर मैं कंप्रेसर को दे दिया, लेट्स से उसका लाइफ स्पैन 10 साल होने वाला था, स्ट्रेट उसका लाइफ स्पैन 3 साल या 4 साल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर उसको सेफ रखने के लिए हम एक सेफ्टी डिवाइस एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल किए, ठीक। और ये जो रिसीवर को हम कंडेंसर के बाद इंस्टॉल करेंगे, और ये मैंडेटरी इक्विपमेंट नहीं है। अगर आप कुछ सेंसर टाइप एक्सपांशन डिवाइस अगर आप यूज करते हो, ठीक है ना, तो फिर रेफ्रिजरेंट फ्लो को रेगुलेट करने के लिए हम एक रिसीवर को इंस्टॉल करेंगे एंड द पोजीशन ऑफ योर रिसीवर इज एट द आउटलेट ऑफ योर कंडेंसर। क्लियर। अभी हम TS-PS डायग्राम पे चलते हैं। देखिए TS डायग्राम, हाँ और एक चीज आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। देखिए TS डायग्राम में मैं T को हमेशा Y एक्सिस पे ले रहा हूं और S, देखिए ये आपका छोटा सा S होता है, S को हम X एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहां पर मैं आपको और एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है आपका इन TS डायग्राम, in TS diagram why temperature line is in Y axis, और आप इसको बोल सकते हो ऑर्डिनेट, why T is always in your Y axis or ordinate and S in X axis or abscissa, ABCISSA. My question is in TS diagram why temperature is always present in your Y axis and entropy always present in your X axis और abscissa, ठीक। अगर आपको आंसर मालूम है तो फिर आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, अगर नहीं मालूम तो फिर आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली मैं आपको आंसर दूंगा। देन देखिए ये जो TS डायग्राम हो गया, यहां पर देखिए पहले बस आप TS डायग्राम को समझिए। TS डायग्राम कुछ इस तरह बनाया जाता है और TS डायग्राम में मैं और एक बस कलर चेंज करता हूं, फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए TS डायग्राम में ये जो पॉइंट हुआ, इस पॉइंट से जो लेफ्ट को जो पोजीशन जो रहा आपका, ये आपका हो गया लिक्विड सैचुरेटेड लाइन, समझ रहे हैं आप। ये जो पॉइंट से जो लेफ्ट वाला हिस्सा आपका आ गया लिक्विड सैचुरेटेड लाइन, और इस पॉइंट से जो राइट वाला हिस्सा जो आ गया, दिस इज योर वेपर सैचुरेटेड line. It means the point where both liquid saturated line and vapor saturated line meets each other,
दैट पॉइंट विल बी काउंटेड एज क्रिटिकल पॉइंट। समझ रहे हैं आप? उस पॉइंट को आप क्रिटिकल पॉइंट बोलोगे। फिर देखिए ये जो लिक्विड सैचुरेटेड लाइन के और भी देखिए पीछे जो पीछे भी आपका कुछ कंडीशनों में, थोड़ा सा बस पानी पी लेता हूं, थोड़ी देर बस आप रुकिए। देखिए ये जो लिक्विड सैचुरेटेड लाइन से पीछे भी बस एक छोटा सा जोन है, उस जोन को आप बोलोगे दिस इज योर सब कूल्ड रीजन। फिर देखिए ये वेपर सैचुरेटेड लाइन के बाहर भी और एक बस जोन होता है। वेपर सैचुरेटेड लाइन के बाहर जो जोन हुआ, हम इसको बोले दिस इज योर सुपर हीटेड जोन। सुपर हीटेड जोन, समझ गए आप? और ये जो लिक्विड स्टेट मतलब लिक्विड सैचुरेटेड लाइन और वेपर सैचुरेटेड लाइन के बीच में जो जोन जो हो गया, दिस इज योर वेट जोन। वेट जोन मींस हियर बोथ लिक्विड एंड वेपर विल एग्जिस्ट। ओके, सो देखिए ये जो लेड वाला हिस्सा वाला जो लाइन हुआ आपका लिक्विड सैचुरेटेड लाइन, इस लाइन के ऊपर हम कहीं पे भी एक पॉइंट अगर ड्रॉ करेंगे तो फिर वो पॉइंट आपका हो गया, मतलब उस पॉइंट पे ओनली लिक्विड विल एग्जिस्ट। ओके, उस पॉइंट से अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे देन ओनली सब कूल्ड रीजन लिक्विड, मतलब सब कूल्ड लिक्विड विल बी एग्जिस्ट ओवर देयर। देन देखिए ये जो वेपर सैचुरेटेड लाइन जो होता है, इस लाइन के ऊपर हम कहीं भी एक पॉइंट ले ले, उस पॉइंट में ओनली वेपर एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हैं आप? और उस पॉइंट से अगर हम बाहर को जाते हैं देन ओनली सुपरहीटेड वेपर विल एग्जिस्ट देयर। फिर इस वेपर सैचुरेटेड लाइन और लिक्विड सैचुरेटेड लाइन के बीच में जो जोन हो गया दैट इज योर वेट जोन। वहां पर बोथ लिक्विड एंड वेपर विल एग्जिस्ट। ओके, सो मान लीजिए कि सपोज मैं एक पॉइंट ले लिया यहां पर, ठीक है ना? तो फिर इस पॉइंट में कितना वेपर और कितना लिक्विड है अगर मुझे पता करना है तो फिर बस मुझे इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन मुझे कैलकुलेट करना होगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन, उसको हम एक्स करके बोलते हैं। मान लीजिए मुझे बोला गया कि ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0.3, इट मींस at this particular point 30% will be the liquid, sorry 30% will be your vapor। 100 से अगर मैं 30 को डिडक्ट करूं तो फिर 70 रिमेनिंग होता है। सो 100 माइनस 30 70% विल बी योर लिक्विड। समझ गए आप? इस पर्टिकुलर पॉइंट में हाउ मच वेपर एंड हाउ मच लिक्विड विल बी देयर अगर कोई पूछेगा तो फिर उसको पता करने के लिए आपको ये ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है ना? सिमिलरली और एक फैक्टर होता है आपका वेटनेस फ्रैक्शन। सिमिलरली अगर कोई आपको बोला वेटनेस फ्रैक्शन, मान लीजिए दिस इज योर 0.4, इट मींस 40% लिक्विड एंड 100 माइनस 40 दैट इज योर 60% वेपर। लेकिन ये जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है इसका वाइडली यूज होता है। जो भी वैल्यू होगा दैट विल रिप्रेजेंट हाउ मच वेपर इज एक्चुअली प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर? तो फिर अभी मैं आपको टीएस डायग्राम में मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए टीएस डायग्राम जो है आपका, टी को मैंने रखा वाई एक्सिस पे, देन एस जो होता है दिस एस इज अ स्मॉल एस। बार बार मैं आपको बता रहा हूं दिस इज अ स्मॉल एस। स्मॉल एस मींस दिस इज अ स्पेसिफिक एंट्रोपी। ओके, सो स्पेसिफिक एंट्रोपी का यूनिट क्या आता है आपका? किलो जूल अपॉन केजी केल्विन। ठीक है ना? किलो जूल मतलब किलो हमेशा आपका छोटा के आएगा, किलो इज ऑलवेज स्मॉल के। और ये जो टेम्परेचर जो आपका वाई एक्सिस में होगा इसका यूनिट आएगा केल्विन, मतलब कैपिटल के। हमेशा आप याद रखिएगा कि टेम्परेचर का जो यूनिट आता है कैपिटल के, और देखिए किलो आता है आपका स्मॉल के, केल्विन आता है आपका कैपिटल के। जब भी आज के बाद आप रास्ते में देखोगे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर लिखा होगा कि लेट्स से भुवनेश्वर 25 किलोमीटर अपार्ट। ओके, तो फिर वो लोग जनरली कैपिटल के करके लिखते हैं, क्योंकि वो लोग बी मोहन सर के पास आके ये जो क्लास अटेम्प्ट नहीं किया है, तो फिर आप हमेशा उनको बोलिएगा कि सर आप किलोमीटर को हमेशा छोटा के करके लिखिए। ठीक है ना? क्योंकि आपको साइंस बोल रहा है कि किलोमीटर ऑलवेज स्मॉल के and Kelvin is your capital K, thermal conductivity is your capital K. Okay, anyway, so आपको TS डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है, आप कुछ इस तरह बनाओगे, ठीक है ना? तो फिर मैं दोबारा बना रहा हूं।
फिर देखिए 1 पॉइंट जो होता है आपका कंप्रेसर का इनलेट पॉइंट, सो दिस इज योर 1 पॉइंट। 1 पॉइंट पे मैं आपको बोला था दिस इज योर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, और ये नीचे मैंने एंट्रोपी लिखा है, ठीक है ना। सो 1 to 2 आपका एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। देन 3 पॉइंट में क्या होता है ना, आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। सो 2 पॉइंट पे आप देखिए टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर है लेकिन 3 पॉइंट में टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे है, और कंडेंसेशन के बाद हमारा प्योर लिक्विड आ रहा है। सो 3 पॉइंट विल बी इन योर लिक्विड सैचुरेटेड लाइन। देन आपका एक्सपांशन डिवाइस के थ्रू जाएगा। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज योर 4 पॉइंट, ओके। सो 4 पॉइंट इन योर वेट जोन, है कि नहीं। सो 4 पॉइंट विल बी इन योर वेट जोन, और ये मैं डॉटेड लाइन इसीलिए बनाया कि दिस इज योर इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये 4 to 1 आपका आ गया एवापोरेटर वाला लाइन। तो फिर यहां पर आपका वार्क इनपुट आ रहा है। कंप्रेसर का हम जो वार्क इनपुट जो देते हैं, ठीक है ना, क्यों देते हैं वार्क इनपुट, क्योंकि देखिए वहां पर हम अगर किसी बंदे को हम बिठाएंगे तो फिर बस वो पेडल मारता जाएगा। अगर हम मैकेनिकली अगर उसको वार्क इनपुट देंगे, ठीक है ना, तो फिर हम क्या किए ना, कंप्रेसर को एक इलेक्ट्रिकली अगर हम वार्क इनपुट दे दिए तो फिर बस वो चलता जाएगा, ठीक है ना। जब तक हम स्विच को ऑफ नहीं किए वो बस चलता जाएगा। कुछ अगर इलेक्ट्रॉनिक सेंसिंग डिवाइस अगर लगा दिए तो फिर बस वो देखिएगा कि कितने देर बाद वो बंद होगा, वो बस हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए बस आप देखिए कंप्रेसर में ये जो वार्क इनपुट हो गया, दिस इज योर 1 to 2 अक्रॉस में आपका वार्क इनपुट हो रहा है। देन देखिए 2 to 3 जो जाता है यहाँ पर आपका क्यू रिजेक्ट होता है, 4 to 1 में आपका क्यू ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना। फिर बस यहाँ पे जो वर्क आउटपुट होता है और आप इसको इग्नोर कर सकते हो। दिस इज योर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। सो टीएच डायग्राम को कुछ आप इस तरह बना सकते हो। देन देखिए आप पीएच डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, शायद मेरा फोटो आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। हाँ देखिए टीएच डायग्राम में जैसे मैं टी को वाई में रखा था, सिमिलरली पीएच डायग्राम में भी मैं पी को हमेशा वाई पे रखूंगा और एच को मैं एक्स एक्सिस पे रखूंगा, ठीक है ना। अगेन सिमिलरली दिस एच इज योर, यहां पे भी नहीं दिखाई, देखिए ये एच का जो यूनिट आएगा दिस इज योर किलो जूल अपॉन केजी। सो दिस इज योर स्पेसिफिक एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है आपका, एक एनर्जी का एक यूनिट होता है, और स्पेसिफिक एंथैल्पी जो आ गया आपका मतलब पर यूनिट मास आपका कितना एनर्जी होता है, दैट इज योर स्पेसिफिक एंथैल्पी। देखिए स्पेसिफिक मतलब कोई भी टर्म के पीछे अगर मैं स्पेसिफिक डाल दिया तो फिर ये आपका हो गया आपका पर यूनिट मास, ठीक है ना। अगर मैं बोला कि स्पेसिफिक बी मोहन, तो फिर आप बोलोगे कि पर यूनिट मास बी मोहन कितना है, समझ रहे हैं आप। कोई भी टर्म से पहले अगर आपका स्पेसिफिक जुड़ गया तो फिर आपको साइंस बोलता है कि उससे पहले मतलब उस पर्टिकुलर टर्म के साथ आप मास को आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना, पर यूनिट मास। सिमिलर देखिए प्रेशर का जो यूनिट आएगा दिस इज योर पास्कल, ठीक। तो फिर इसका जो डायग्राम आएगा कुछ इस तरह आएगा, 1 2 3 4। सो 1 to 2 इज योर कंप्रेसर, 2 to 3 देखिए यहाँ पे आपका कांस्टेंट प्रेशर आ गया। देन 3 to 4 दिस इज 4 to 1। सिमिलरली 2 to 1 पे आपका वर्क इनपुट होता है, 1 to 4 आपका हीट ऑब्जर्व होता है, देन 2 to 3 आपका हीट रिजेक्ट होता है। देन और एक चीज मैंने आपको बोला था कि एचएस कर्व मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ी देर बस रुकिए, मैं ये पीएच कर्व से मैं आपको सीओपी भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। सिर्फ फॉर्मूला बस एक छोटा सा मैं आपको बता दूंगा। देखिए नेक्स्ट आपका आ रहा है एचएस डायग्राम। एचएस डायग्राम को आप मोलियर चार्ट भी बोल सकते हो। दिस इज योर एच डायग्राम। सिमिलरली एच का जो यूनिट आपका आ गया किलो जूल अपॉन केजी। देन एस का जो यूनिट आ गया दिस इज योर किलो जूल अपॉन केजी केल्विन। देखिए पीएच कर्व में एच को मैंने एक्स एक्सिस पे रखा, लेकिन ये एचएस डायग्राम में एच को मैंने वाई एक्सिस पे रख रहा हूं, ठीक है ना। तो फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट बस आप समझिएगा अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट हो तो। देखिए देन एचएस डायग्राम को मैं कुछ इस तरह बनाऊंगा। देखिए पहले कंप्रेसर के साथ आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो मैं 1 to 2 देखिए ये कांस्टेंट एंट्रोपी में रख दिया, ठीक है ना। दिस इज योर 1 पॉइंट, दिस इज योर 2 पॉइंट। देन आपका आ रहा है 2 to 3 जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन, देन ये थोड़ा सा टिल्ट होके जाएगा।
सो दिस इज योर 3 पॉइंट आ गया। 3 पॉइंट आपका एकदम प्योर, देखिए दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट, ये आपका आ गया लिक्विड लाइन के ऊपर, मतलब 3 इज योर प्योर लिक्विड जोन। देन आपका 3 to 4 इज योर थ्रोटलिंग प्रोसेस, देखिए कांस्टेंट एंथैल्पी आपका आ गया, सो दिस इज योर 4 पॉइंट। देन 4 to 1 अगेन, 4 to 1 this is your constant pressure line so this is your isobaric process, जैसे हम बोले थे कि 4 to 1 this is your evaporative और Q absorb वाला लाइन, और यहाँ पे 1 to 2 पे आपका वर्क इनपुट होता है, ठीक है ना। तो फिर ये सब चीजें मैंने आपको अभी तक TS, PH और HS डायग्राम समझाया, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक COP को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये PH डायग्राम से मैं आपको बोल रहा हूँ। COP जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे हम पढ़ाई करने के बाद हमें बोर्ड बोलता है कि आप एक एग्जाम दीजिए, हम देखते हैं कि आप कितना सीखे हो, ठीक है ना, तो फिर वो लोग हमारा एफिशिएंसी चेक करते हैं या फिर परफॉर्मेंस चेक करते हैं। द सेम प्रोसेस हम एक सिस्टम को बना दिए, फिर वो सालों में कितना अच्छे से काम करते हैं हम उसका जो टेस्ट लेंगे, तो फिर उसी को हम COP टर्म में आपको बताएंगे। मतलब जिस सिस्टम का COP ज्यादा होगा देन दैट इज मोर एफिशिएंट, जिस सिस्टम का COP कम होगा दैट इज लेस एफिशिएंट, समझे। तो फिर COP का फॉर्मूला क्या आएगा, हम जैसे जानते हैं कि COP दिस इज योर डिजायर्ड इफेक्ट, और देखिए दिस इज योर बॉडी के साथ जो जुड़ा हुआ है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन नेट वर्क डन। सो देखिए यहाँ पर वर्क डन कहाँ पे आ रहा है आपका, 1 to 2 में आपका वर्क इनपुट आता है, ठीक। सिमिलरली आपका डिजायर्ड इफेक्ट जो होता है आपका, मतलब बॉडी के साथ जो जुड़ा हुआ है, दिस इज योर 4 to 1, ठीक है ना। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं दिस इज योर COP इक्वल टू, देखिए 4 to 1 आपका एंथैल्पी ज्यादा कहाँ पे है, 1 पे है ज्यादा, 4 पे है थोड़ा सा कम, तो फिर आप COP को लिख सकते हैं दिस इज योर H1 माइनस H4 अपॉन वर्क इनपुट पे देखिए 2 आपका ज्यादा है, मतलब 1 to 2 जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर आपका सबसे जो इनिशियल पॉइंट होगा वो आपका 1 होगा, 2 आपका होगा फाइनल पॉइंट। तो फिर आप वर्क इनपुट को आप लिख सकते हो दिस इज योर H2, देखिए दिस इज योर H2 माइनस H1। सो देखिए COP को आप एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो दिस इज योर H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। और एक चीज आप देखिए यहाँ पे जो 4 पॉइंट जो है ये आपका 3 पॉइंट के साथ देखिए कांस्टेंट एंथैल्पी है, और देखिए 3 पॉइंट जो होता है वो आपका लिक्विड लाइन के ऊपर है। अगर आप स्टीम टेबल अगर आप देखे होंगे, स्टीम टेबल में कुछ F, G ऐसा सब टर्म होता है, तो फिर आप अगर H4 को अगर आप कैलकुलेट करोगे आप H1 माइनस HA3 भी लिख सकते हो, माइनस H2 अपॉन H1, समझ गए आप। सो COP का मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, मैं जो साइकिल बनाया हूं उसी हिसाब से, ठीक। सिमिलरली COP कैन बी रिटन एज आल्सो H1 माइनस HA3 अपॉन H2 माइनस H1। होपफुली मैं बहुत कुछ आपको मैं आज कॉन्सेप्ट दिया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो देखिए, तो फिर आप अपना जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा। फिर से अगर आप वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो फिर बस मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन लेके आऊंगा, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। फिर इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दैट विल बी योर रेफ्रिजरेंट नेम, रेफ्रिजरेंट नेम। इट मींस आप जो बोलते थे ना R12, R32, R717, ठीक, ये सब जो ये जो 717 का केमिकल फॉर्मूला या फिर नाम में कैसे लिख सकता हूं वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। देन अगर उस वीडियो को भी अगर आप अच्छे से अगर आप देते हो आप रिस्पॉन्स, देन मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी एंड एंट्रोपी फ्रॉम TS डायग्राम, ठीक है ना। ये तीनों वीडियो मैं अभी क्यू पे रखा हूं। अगर आप लोग वीडियो का अगर अच्छा रेस्पॉन्स दोगे तो मैं देखिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। सिर्फ बस आप बोलते जाए कि आपको क्या क्या चीज चाहिए, मैं सब कुछ चीजें मेरे चैनल पे प्रोवाइड करता जाऊंगा, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर करिए,
ठीक। और अपना जेन्युइन फीडबैक आप मुझे शेयर करिए कि सर ये सब चीजें मुझे हमें थोड़ा सा चाहिए, और मैं डेफिनेटली आप लोगों को सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और भी अगर आप वीडियो को और कैसे भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, अगर वो चीज भी अगर आप लिखेंगे तो फिर उससे भी हमारा चैनल का बहुत कुछ ग्रोथ हो सकता है। पूरे इंडिया के बच्चे बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज बी मोहन कुमार साइनिंग ऑफ। जय जगन्नाथ।